Chapter 1 Challenges of Nation Building. Challenges for the New Nation. 14 अगस्त 1947 मिडनाइट में हमारे इंडिया ने इंडिपेंडेंस अटेन करी। जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक स्पीच भी दी थी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। हमारे दो मोटो थे, बेसिकली दो गोल्स थे। पहला ये कि अगर हमारा नया नेशन फॉर्म होता है तो उसके अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन करनी चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट विल रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, इक्वल मैनर में सबके लिए, सबकी अच्छाइयों के लिए काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। ईयर ऑफ 1947, जो 1947 का ईयर था, वो अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस और ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब जो हमारे 3 चैलेंजेस थे वो क्या थे? पहला ये था कि जो हमारा इंडिया है, यहाँ पर लोग अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोलते हैं, कल्चर्स फॉलो करते हैं, रिलीजन फॉलो करते हैं, तो बहुत डाइवर्सिटी थी हमारे इंडिया के अंदर। कॉन्टिनेंटल साइज भी था और अलग अलग तरीके की जोग्राफिकल लोकेशन और टेरिटोरियल एरियाज बहुत कुछ डिपिक्ट करता था। तो हमारा पहला चैलेंज यही था कि हम एक ऐसा नेशन फॉर्म करें जो एकदम यूनाइटेड हो और जहाँ पे सब एकदम यूनिटी से रह सकें। तो हमारा मेन चैलेंज यही था, फर्स्ट वाला, टू शेप अ यूनाइटेड नेशन। हमें एक सबको एक साथ रखना था। सेकंड, टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस डेवलप करें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स आते हैं, राइट टू वोट भी आता है। इंडिया ने अडॉप्ट किया एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, किसके बेसिस पे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें मेन फीचर्स हमने क्या रखे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो उसके अंदर एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क हो, डेमोक्रेसी जो हो इसके अंदर ठीक मैनर में काम करे। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए नेसेसरी तो है, पर पूरी तरीके से सफिशिएंट नहीं है एक डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए। इसके लिए अलग अलग तरीके के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि सोशल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और भी तरीके के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो डेमोक्रेसी को एक ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए हेल्पफुल रहे। इसके लिए भी अलग अलग तरीके की स्टेजेस बनाई गई थी उस टाइम पे। कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा। थर्ड चैलेंज हमारा है कि हम एक इफेक्टिव पॉलिसीज बनाएं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी को इम्प्रूव करने के लिए। पॉवर्टी जो हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन थी उसको इम्प्रूव करने के लिए। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट किया डीपीएसपी पॉलिसी, जिसमें एक प्रिंसिपल था इक्वालिटी, सबको इक्वल राइट दिए जाएं। स्पेशल प्रोटेक्शन भी रखी गई उस टाइम पर कि जितने भी जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, सबको एक इक्वल मैनर में राइट मिले। अब हम आते हैं पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटाइजेशन। 14-15 अगस्त हमारे लिए इंडिपेंडेंस की खुशी तो लाया था, पर यहीं से हमारा पार्टीशन भी शुरू हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का। इसका रिजल्ट क्या था? पार्टीशन ऑफ द डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यहाँ जहाँ तक हम जानते हैं कि 2 नेशन डिवाइड हुए, उसी के साथ साथ प्रिंसली स्टेट को भी एक अलग फॉर्म मिला। प्रिंसली स्टेट को एक कंसेशन दिया गया कि आप चाहें तो हमारे इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट प्लेस भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप अलग रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। उनको इस तरीके की पॉलिसीज दी गई, कंसेशंस दिए गए। तो गवर्नमेंट जब उस टाइम पे थी तो उनको ये ज़्यादातर, जब हमें वोट्स मिले प्रिंसली स्टेट के लोगों के, कि वो क्लियरली यही चाहते थे कि वो इंडियन यूनियन का पार्ट बने। अब जो गवर्नमेंट थी वो उस समय फ्लेक्सिबल थी और वो चाहती थी कि हमारी जो ऑटोनॉमी है वो भी फ्लेक्सिबल हो उस टाइम पे। इसके लिए काफ़ी सारी अलग अलग तरीके की पॉलिसीज हुई, कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए उस टाइम पर जो सबके लिए हेल्पफुल रहे। There are total number of princely states around 565 total number of princely states थे उस टाइम पर। और 15 अगस्त 1947 से पहले ही एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, दैट वाज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। पाकिस्तान अपोज्ड द मर्जर ऑफ फ्यू प्रिंसली स्टेट। पाकिस्तान ने कुछ अपोजिशन भी दिखाया था फ्यू प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड।
So now let us discuss about Travancore, Bhopal and Jodhpur who were joined just before independence. Junagadh, Hyderabad, Kashmir and Manipur integrated later. Doctrine of Paramountcy. डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेसी होता क्या है? ये एक लीगल प्रिंसिपल है जहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों एक साथ काम करते हैं। इन दोनों के पास पावर होती है कि एक रिलेशन बना सकते हैं एक सेम मैटर पर। इन द इवेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट, अगर हम कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो जो सेंट्रल लॉ है उसको एक ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। निजाम ऑफ हैदराबाद मिर उस्मान अली खान थे, बिगेस्ट प्रिंसली स्टेट था ये एक। पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र स्टेट। इसकी जो पॉपुलेशन थी उस टाइम पे मोर देन 80% हिंदू थे उस समय। और जो निज़ाम थे उन्होंने डिमांड किया था कि हमें इंडिपेंडेंस दी जाए या हमें मर्ज कर दिया जाए पाकिस्तान के साथ। तो इसका मर्जर कैसे हुआ था? एट्रोसाइड्स ऑफ नॉन मुस्लिम अनलिशिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस। मूवमेंट भी हुए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस हम कह सकते हैं। जो पटेल थे वो उस समय इसके एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। ऑपरेशन पोलो हुआ था जिसमें मिलिट्री एक्शन का एक रोल रहा। सरेंडर कर दिया गया था सितंबर 1948 में। हैदराबाद इंटीग्रेट हुआ इनटू इंडियन यूनियन। अब डिस्कस करते हैं हम कि इस समय तो निज़ाम सेरेमोनियल चीफ बन गए और हमारे हैदराबाद का शिफ्ट हो गया, एक तरीके से वो मर्ज हो गया। लेट्स डिस्कस अबाउट डॉक्ट्राइन, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं हमें। और सिजेनिटी, एक रिलेशनशिप जिसमें एक रीजन या एक पॉलिटी कंट्रोल करे फॉरेन पॉलिसी की, जिसमें एक रीजन या पॉलिटी कंट्रोल करे फॉरेन पॉलिसी की। Relation of a tributary state while allowing the tributary state to have internal autonomy. Protectorate क्या होता है? कोई स्टेट या कंट्री हो उसको प्रोटेक्ट किया जाए, कोई स्ट्रॉन्गर पार्टी कोई या स्ट्रॉन्गर जो लोग उस लीडरशिप में है वो सिर्फ प्रोटेक्ट करे। प्रोटेक्टोरेट इज अनदर वर्ड फॉर प्रोटेक्टेड स्टेट दैट वाज प्रोटेक्टेड बाय समवन. The authority assumed by a superior power over an inferior or a dependent one. Now what is इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता क्या है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जो रूलर्स हैं वो आते हैं प्रिंसली स्टेट के। इस ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी के अंदर कि आप इंडिया या पाकिस्तान किसी भी कंट्री के साथ ज्वाइन हो सकते हैं और डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन के ऊपर ये बेस था इंस्ट्रूमेंट। थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस।